What is up guys and welcome to another video of Anonymous Tech Killer। आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी क्रिप्टो माइनिंग की वीडियोस का पार्ट 2 है, जिसके पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि माइनर्स जीपीयूज को क्यों यूज करते हैं इन कंपैरिजन टू सीपीयूज। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो क्या देखा आपने यार लाइफ में। एनीवेज आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, खासकर उन टेकीज के लिए जिनको क्रिप्टो माइनिंग के वर्ल्ड में करियर बनाने का आइडिया आया है, और उन टेकीज के लिए भी जिनको क्रिप्टो वर्ल्ड के फ्यूचर में कुछ नया जानना है। तो भाइयों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और Watch the entire video. Don't be a bitch. क्रिप्टो माइनिंग हाँ सुनने में कैसा लगता है, और ये आजकल फैशन में क्यों इतना चल रहा है। इतने बड़े बड़े माइनिंग फार्म्स होंगे बिटकॉइन माइन करने के लिए, तो खबर कैसे ना फैले। देखा जाए तो हम सबको इसके बारे में जानना ही चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्या क्रिप्टो माइनिंग इज स्टिल वर्थ इन ईयर 2022? आओ बताता हूँ। गाइस आप में से बहुत लोगों ने जरूर ऐसी कमाल की वीडियोस के टाइटल्स तो देखे ही होंगे कि जैसे माइनिंग करके घर बैठे कमाओ लाखों रुपए या माइनिंग से करोड़पति बने। पर क्या ये सच है? ढूंढने में पता चला कि हाँ ये सच है। मींस कि यस ऐसा हो सकता है कि आप क्रिप्टो माइनिंग करके घर बैठे हुए लखपति या करोड़पति बन जाएं। ऐसा हो सकता है, लेकिन इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बात की पॉसिबिलिटीज भी उतनी ही हैं जितना कि आप एक ऑफिस सेटअप करने के बाद कुछ समय में अंबानी बन जाएं। तो इन शॉर्ट बोलूं तो हाँ क्रिप्टो माइनिंग में पैसा है, पर इसके लिए आपको और मेहनत और थोड़ी सी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। ये सस्ते दामों में नहीं होने वाला, आगे एक्सप्लेन करूंगा क्यों। रिकैप लेता हूँ। माइनिंग होती है किसी भी क्रिप्टो नेटवर्क के ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस वैलिडेट कर रहे माइनर्स की क्रिप्टो रिवॉर्ड्स को अर्न करने का प्रोसेस। और ये ऐसे रिवॉर्ड्स हैं जिसको पाने के लिए हर एक माइनर उनके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को दूसरे माइनर्स के कंप्यूटर से पावरफुल और फास्ट बनाने की कोशिश करते रहते हैं। मींस जैसे किसी भी क्रिप्टो नेटवर्क में माइनर्स की आबादी बढ़ती रहेगी, रिवॉर्ड जीतने के लिए उन माइनर्स के कंप्यूटर्स के प्रोसेसिंग पावर का कॉम्पिटिशन और भी टफ होता रहेगा। पर इस बढ़ते माइनिंग कॉम्पिटिशन से एक टेक्निकल फायदा भी है। क्रिप्टो नेटवर्क या उस ब्लॉकचेन के बढ़ते माइनर्स की आबादी से ये फायदा होता है कि ऐसा होने से नेटवर्क की सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों? ये जानने के लिए आपको मेरी क्रिप्टो रिलेटेड पहले की वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तभी आपको ये समझ में आएगा कि क्यों माइनर्स के इंक्रीज होने पे क्रिप्टो नेटवर्क की सिक्योरिटी और एनहेंस होती है। तो अब अगर आपको एक माइनर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेरी सिंपल, जीपीयूज खरीदने होंगे, प्रोसेसर्स खरीदने होंगे, मदरबोर्ड्स खरीदने होंगे, तो साथ में बाकी सेटअप का भी सामान लेना पड़ेगा, जैसे जीपीयूज रखने के लिए, मदरबोर्ड्स रखने के लिए, और हो सके तो कूलिंग का भी कुछ कर लें, नहीं तो गर्मी बहुत हो जाएगी उधर। देखा जाए तो ठीक ठाक इनकम लायक माइनिंग के लिए भी आपको एक रिस्पेक्टेबल साइज का माइनिंग रिग तो बनाना ही पड़ेगा। एक दो जीपीयू ही लगाने हैं तो भूल जाओ, फिर नहीं होनी है क्रिप्टो माइनिंग। और ऊपर से मैं माइनिंग की बात कर रहा हूँ छोटे छोटे क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में, जैसे डोज कॉइन, रेवन कॉइन, मोनेरो और ऐसे ही और भी बहुत सारे, जो आप जैसे तैसे छोटे रिग और रोते हुए जीपीयूज की मदद से कमा लोगे। लेकिन अगर आपको बिटकॉइन माइन करना है तो मतलब आपको इन सब की कंप्यूटिंग पावर से कम्पीट करना होगा। और इन सब डिस्कशंस को लेके मैं हैश पावर वगैरह में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो और भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम लोग आउटलाइन में बातें करेंगे ताकि मैं भी कंफ्यूज ना हो जाऊं। सो द प्रॉब्लम विद बिटकॉइन एंड इथेरियम माइनिंग इज, सबसे पहले कि भैया दुनिया भर के माइनर्स, इनफैक्ट माइनिंग कंपनीज लगी हैं इन दो नेटवर्क से माइनिंग रिवॉर्ड्स खींचने में। देखो बिटकॉइन तो भूल ही जाओ, आप इन सब से तो नहीं कर सकते हो कम्पीट। इथेरियम फिर भी ठीक है, जिसमें आप 16-17 जीपीयूज का रिग लगा के एक साल में कमाना शुरू कर दोगे। तो क्या आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि पहले उतना हार्डवेयर लाया जाए और फिर माइनिंग करके आप ब्रेक इवन पॉइंट पे आने का वेट करें, जिसमें कभी कभी एक साल लग सकते हैं और कभी कभी 2, 3, 4 डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कितने जीपीयूज हैं। या तो फिर दूसरा एक बहुत ही सरल तरीका है, वो ये है कि भैया आपके पास बहुत हद से ज़्यादा पैसे पड़े हैं और आपने भाई 50-60 जीपीयू लगा दिए, जिसपे आपको शायद से 3 महीने बाद ही आप
ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाएं और उसके बाद अंधाधुंध कमाने लगे। पर ये चीज हर एक बंदा नहीं कर सकता। हर एक क्रिप्टो माइनिंग में करियर बनाने वाला बंदा इतना इनिशियल इन्वेस्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। सो इस बात के पॉइंट से पॉइंट ये बनता है कि अगर आपके पास इनफ कैश नहीं है या इतने पैसे नहीं है कि जिससे आप एक ढंग की माइनिंग रिग बिठा सकें, तो भाई माइनिंग में आने का कुछ मतलब नहीं बनता है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास पैसे बतेरे हैं, जैसे मैंने पहले बोला कि आ सकते हैं फिर माइनिंग कर सकते हैं, पर उसमें भी एक रिस्क है। पता है, माइनर्स उनके कमाए हुए क्रिप्टो रिवॉर्ड्स को जल्दी नहीं बेचते। देखिए, माइनर्स जो है ना, वो उनके कमाए हुए क्रिप्टो रिवॉर्ड्स को ऐसे ही कमाते ही नहीं बेच देते हैं, बल्कि वो उसको जमा करते हैं और वो प्लान करते हैं कि एक सर्टेन प्राइस पे उस क्रिप्टो को बेचा जाए, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम और इंक्रीज हो जाए। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ कमाया और यहाँ बेचा। बट ये कोई रूल नहीं है जो हर एक माइनर फॉलो करता है। माइनर्स अपने हिसाब से करते हैं, बट मैक्सिमम माइनर्स का स्टाइल यही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि माइनिंग आप किसी भी कॉइन की करें, उस कॉइन की प्राइस तो मार्केट ही डिसाइड करेगी। पता चला कि आपने अपने रिवॉर्ड्स को एक अच्छे प्राइस पे बेचने के लिए रखा हुआ है, लेकिन मार्केट गिरने की वजह से आप कहीं लॉस में ना चला जाएं, ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है उनके लिए भी जिनके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है और उनके लिए भी जिनके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। देखिए, मार्केट कभी भी सेम नहीं रहती, कभी बुल तो कभी बेयर। इसीलिए इस प्राइस एक्शन की वजह से हर एक माइनर को फट्टे फायदा भी हो सकता है और फटे नुकसान भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन मार्केट एक्शन। चलो जी, पैसे वालों के लिए तो ये भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो लोग दबा के जीपीयूस या एसिक्स वगैरह को रहने देते हैं, क्योंकि उनका लॉगरिथम स्पेसिफिक होने को एक्सप्लेन करना बहुत लंबा हो जाएगा। उस पर फिर और कभी बात करेंगे। पर इतना जरूर बोलूंगा कि अगर आप छोटे माइनर हैं तो एसिक्स बिल्कुल ना लें, ये आपके आगे जाके कुछ काम नहीं आने वाले। तो मैं कह रहा था भैया, जिनके पास दबा के पैसे होते हैं उन्होंने दबा के जीपीयू खरीदने हैं और दबादब रिवॉर्ड्स कमाने हैं, इसलिए मार्केट के ऊपर नीचे करने वाले एक्शन से उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर माइनिंग को लेके एक और बहुत बड़ी रिस्क है जिसको पैसे वाले माइनर्स भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो इस प्रॉब्लम से डर रहे हैं, इस रिस्क से डर रहे हैं। इस रिस्क के सामने माइनर्स के, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, उनके सारे जीपीयूज फेल हो जाएंगे और उनको देखा जाए तो एक तरीके से अपने पूरे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है कि उन्हें जीपीयू के बदले स्टोरेज डिवाइसेस ज्यादा खरीदने पड़े। इस रिस्क का नाम है प्रूफ ऑफ स्टेक। हालांकि ये प्रॉब्लम अभी तक बिटकॉइन के लिए नहीं आई है और शायद कभी आएगी भी नहीं, क्योंकि बिटकॉइन हमेशा प्रूफ ऑफ वर्क ही रहेगा। बट प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में जानने के लिए कुछ है जिसे यंग या फिर जिन्होंने माइनिंग शुरू करनी है उनको जरूर जानना चाहिए। माइनिंग वगैरह जो आजकल होती है, जिसे प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम भी कहा जाता है, उसमें टेक्निकली देखा जाए तो एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, बिजली बहुत वेस्ट होती है दुनिया भर के कंप्यूटर्स और उनके जीपीयू या एसिक को रन करने में। साथ में इस माइनिंग के मामले में ट्रांजैक्शन फीस या गैस फीस की प्राइस पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। वैसे तो प्रॉब्लम्स और भी हैं, लेकिन पॉइंट इसकी इन सब प्रूफ ऑफ वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्रिप्टो वर्ल्ड के ब्रेन्स लेके आए हैं प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसमें अब माइनर्स नहीं बल्कि नोड वैलिडेटर्स होते हैं और ये सिस्टम स्टेकिंग पे चलता है। दैट्स वाई प्रूफ ऑफ स्टेक, जो प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग से टोटली डिफरेंट है, बेहतर है इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली और सिक्योर भी है। प्रूफ ऑफ स्टेक में नोड वैलिडेटर्स को पहले की तरह जीपीयूज को मिला लगाने की जरूरत नहीं होगी, बट जैसा कि मैंने पहले कहा, हो सकता है कि ये पैसा हार्ड ड्राइव्स में खर्च हो जाए। कुछ टाइम पहले, नहीं असल में बहुत टाइम पहले, इथेरियम के फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन ने ये ऐलान किया था कि उनका इथेरियम नेटवर्क भी पोल्काडॉट, कार्डानो, फैंटम, बाइनेंस स्मार्ट चेन और एवलान जैसे प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम्स में ट्रांसफर होगा। इस बात से इनके कहने का मतलब ये था कि भाई अब ट्रेंड माइनिंग का नहीं बल्कि स्टेकिंग का आने वाला है, और विटालिक का ऐसा ऐलान करने का भी यही मतलब था कि इथेरियम को बिटकॉइन के जैसे बिजली के कंजम्पशन और उससे होने वाले एनवायरनमेंट पे गलत इफेक्ट्स के नाम पे गाली खाने का कोई शौक नहीं है। साथ में ये भी जरूर कहूंगा कि इथेरियम की माइनिंग करना स्टिल एक बहुत प्रॉफिटेबल बेट हो सकता है, क्योंकि इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में कब अपग्रेड होगा इसकी कोई सेट डेट अभी तक डिसाइड नहीं हो पाई है। ये अगले महीने भी हो सकता है, ये इस साल के एंड पे भी हो सकता है, और ये भी पता चल सकता है कि भैया 3 सालों
हो गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ। और इसी रिस्क फैक्टर पे अगर आप बेट करते हैं कि भैया इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में जाने में बहुत टाइम लेगा, तो हाँ, देयर इज पॉसिबिलिटी कि इथेरियम माइनिंग से कमाई प्रॉफिटेबली की जा सकती है। पर फिर से देखा जाए तो ईथ माइनिंग स्टिल यूजलेस है EIP 1559 के आने के बाद। फंडा यह है कि पहले इथेरियम माइनर्स को जो ट्रांजैक्शन फीस मिला करती थी, EIP 1559 इंप्लीमेंट होने के बाद उस ट्रांजैक्शन फीस के कुछ % को बर्न कर दिया जाता है, सप्लाई में से हटा दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक ट्रांजैक्शन पे अब इथेरियम माइनर्स को उतना नहीं मिलता जितना उन्हें पहले मिला करता था। मतलब कमाई तो हो रही है, लेकिन कमाई पहले से कम हो गई है। पर बिजली के दाम तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, वो भी तो सोचना पड़ेगा ना। मेरे हिसाब से इसका यही मतलब बनता है कि भैया माइनिंग छोड़ो और नोड वैलिडेशन में आ जाओ। कोई भी नोड पकड़ लो, कार्डानो हो गया, सोलाना हो गया, पोल्काडॉट हो गया, एवलांच हो गया, और लगे रहो उसी में। दिस इज जस्ट ए पर्सनल ओपिनियन, आपको मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो एट द एंड वीडियो का मतलब ये है कि प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग को 2 खतरे हैं सबसे बड़े, और वो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रिस्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। तो इतना कुछ सुनने के बाद, इतना कुछ जानने के बाद, क्या आप स्टिल माइनिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, चाहे वो माइनिंग प्रूफ ऑफ वर्क की हो या प्रूफ ऑफ स्टेक की हो? कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना। तो दोस्तों, इतना ही था आज की वीडियो में क्रिप्टो माइनिंग इन 2022 को लेके। आ चुका है वीडियो का एंड, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनोनिमस टेक टेलर।